गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। हम आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर चुके हैं कि कैसे आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। मैं फिर भी तुम्हें एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं बच्चों। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आयोनिक कंपाउंड का, KCl का, पोटेशियम क्लोराइड का, कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। बच्चों हम एक बात जानते हैं, पोटेशियम का नंबर होता है 19 का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 और 1, ठीक है। और ये हमारा क्लोरीन का नंबर हम जानते हैं 17 और 17 की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 7। सही बात है। अब सुनो जरा ध्यान से, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम के पास, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास। अगर मैं यहां से देखूं तो कंडीशन क्या है, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है ताकि उसके 2 8 8 हो जाए, मैजिक नंबर आ जाए उसके पास, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ताकि उसके 2 8 8 हो जाए, उसके पास भी मैजिक नंबर आ जाए। अब बच्चों देखो यहां से, पोटेशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के पास। अब ये पोटेशियम क्या चाहता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको देगा तो पोटेशियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा और उससे क्या बन जाएगा बच्चों, KCl बच जाएगा। और मैंने तुम्हें बताया था ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो अट्रैक्शन है बच्चों, इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। ठीक है, यहां तक की बात बच्चों। अब सुनो जरा तुम ध्यान से, आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों, ये कंपाउंड जो बना है हमारे पास, इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं आयोनिक कंपाउंड का। ये कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आयन के अट्रैक्शन से बना है। एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन और एक नेगेटिव चार्ज वाले आयन के अट्रैक्शन से जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, कि आयोनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। बच्चों एक बात सुनो, ये हमारे पास दो पार्टिकल हैं। अगर इन दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये सॉलिड रहेंगे। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़े वीक है तो ये लिक्विड रहेंगे। और अगर बहुत कमजोर अट्रैक्शन है तो ये दूर दूर रहेंगे। उस टाइम पे हम इनको क्या बोलेंगे कि ये गैस है। अब अगर मैं बात करूं आयोनिक कंपाउंड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, वो आयन होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन ही आयोनिक कंपाउंड को बनाते हैं। और तुम क्या देख रहे हो कि इन आयन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। ये जो अट्रैक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इस कंपाउंड को कैसा बना देता है बच्चों, सॉलिड बना देता है। तो मेनली ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं, आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बच्चों ये मेनली सॉलिड होते हैं। अब दूसरी बात करता हूं मैं, नंबर 2। नंबर 2 है बच्चों हमारे पास सोल्यूबिलिटी, कि ये पानी के अंदर घुलते हैं या नहीं घुलते हैं। तो बच्चों एक बात बताता हूं मैं तुम्हें,
वाटर जो होता है अपने अंदर केवल उसको डिजोल्व करता है जो पानी के ही नेचर का होता है। वैसे तुम्हें बता दूं, जो पानी होता है ना वो पोलर नेचर का होता है। एक नेचर होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर, और पोलर नेचर मेनली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण आता है। जहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस होती है हम उसको बोलते हैं पोलर नेचर वाला कंपाउंड। जैसे पानी जो होता है ना, H2O जो होता है, H2O कुछ ऐसा होता है बच्चों, और ये जो ऑक्सीजन है ना ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्योंकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, और ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, और अपनी तरफ जब ऑक्सीजन इन दोनों से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। डेल पॉजिटिव लिख रहा हूं मैं, डेल का मतलब थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आने लगता है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने लगता है। तो बच्चों जो पानी होता है, वाटर जो होता है वो पोलर नेचर का होता है। कैसा होता है? पोलर नेचर का। अब हमारी केमिस्ट्री के अंदर क्या कहा जाता है कि जब बात सोल्यूबिलिटी की आती है तो एक सेम नेचर का कंपाउंड सेम को ही अपने अंदर घोलता है। पानी का नेचर कैसा है? पोलर। अब पोलर नेचर है तो ये पोलर को ही अपने अंदर घोलेगा, यानी कि ये उसी को डिजोल्व करेगा अपने अंदर जिसका नेचर पोलर होगा। अगर मैं आयोनिक कंपाउंड की बात करूं तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं? आयन होते हैं, वहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस होती है। इसका मतलब आयोनिक कंपाउंड भी पोलर नेचर के होते हैं, और अगर पोलर नेचर के होते हैं तो वो आसानी से पानी के अंदर डिजोल्व होंगे। तो बच्चों मैं यहां एक बात लिख देता हूं, आयोनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, बट डज नॉट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट। देखो पोलर के अंदर तो घुल जाएंगे, ये पोलर के अंदर तो घुल जाएंगे आयोनिक कंपाउंड, लेकिन नॉन पोलर के अंदर नहीं घुलेंगे। क्यों? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड का नेचर कैसा है? पोलर है। पोलर के अंदर घुलेगा, नॉन पोलर के अंदर नहीं घुलेगा। तो मैं यहां एक बात लिख रहा हूं, सोल्यूबल बट डज नॉट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट लाइक बेंजीन। एक नॉन पोलर सोलवेंट का मैं नाम लिख रहा हूं, क्या नाम है? बेंजीन। बताऊंगा बच्चों तुम्हें इसके बारे में नेक्स्ट यूनिट में बहुत अच्छे से कि बेंजीन क्या होता है। ठीक है, वैसे अभी तुम्हें बता देता हूं, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों एक साथ बता रहा हूं मैं तुम्हें। एक बात बताओ बच्चों, तुम मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन करते हैं तो जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब बच्चों मान लो एक सॉलिड है और उस सॉलिड में जो पार्टिकल है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब अगर मुझे वो लिक्विड बनाना है तो पार्टिकल धीरे धीरे दूर जाएंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उनको दूर लेके जाने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि हमारे जो ये आयन है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं आयोनिक कंपाउंड की बात करूं तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और बच्चों ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना, ये क्या करेंगे? ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देंगे। तो बच्चों मैं यहां पे एक बात लिख देता हूं, आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या वजह है ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होने की? दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही बात है। अब बच्चों आते हैं नंबर 4 प्रॉपर्टी के ऊपर। 3 प्रॉपर्टी हो गई, और जो ये नंबर 4 प्रॉपर्टी है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बड़े काम की प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना इसके बारे में। नंबर 4 जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों,
अब ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो उसकी कहानी क्या है बच्चों। मेरे पास NaCl है, क्या है मेरे पास? NaCl, सॉलिड NaCl, ठीक है। और एक बार मैंने क्या किया, इस NaCl को मैंने पानी के अंदर डिसोल्व कर दिया। ये पानी लिया हुआ था और पानी के अंदर क्या डिसोल्व कर दिया? NaCl। इसमें क्या था? वाटर था, और वाटर के अंदर क्या डिसोल्व कर दिया? NaCl। और एक बार मैंने क्या किया, NaCl को मैंने पिघला दिया। NaCl सॉलिड होता है ना, मैंने उसको गर्म करके मेल्ट करा दिया। ये है हमारे पास मेल्ट किया हुआ, और मेल्ट किया हुआ NaCl को हम बोलते हैं मोल्टन NaCl। बच्चों मेरे पास तीन कंडीशन दी हुई है। एक तो हमारा सॉलिड NaCl है, नॉर्मल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में NaCl। एक बार मैंने NaCl को पानी के अंदर डिसोल्व किया हुआ है, और पानी के अंदर अगर डिसोल्व किया हुआ है ना, तो बच्चों ये पता क्या है? NaCl एक्वस। तुम जानते हो जब किसी भी सॉलिड को पानी के अंदर डिसोल्व कर देते हैं तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। NaCl एक्वस है, और ये क्या है? ये है मोल्टन NaCl। तीनों में बच्चों अंतर है, देखो ध्यान से समझना। ये जो NaCl सॉलिड है, इसमें क्या कहानी होती है, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। वो एक दूसरे को बाइंड किए हुए हैं, ठीक है। और अगर बाइंड किए हुए हैं तो यहां जो आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो यहां मैं कहूंगा नो फ्री आयन, यहां कोई भी आयन फ्री नहीं है, ठीक है। जब NaCl को पानी के अंदर डिसोल्व किया तो यहां Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन फ्री हैं, दूर दूर है। जैसे ही मैंने NaCl को पानी के अंदर डाला, जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो नजदीक नजदीक थे, अब पानी के अंदर वो दूर दूर घूमने लगे, ठीक है। सुनो, मोल्टन NaCl, देखो बच्चों एक बात सुनो, हमारे पास NaCl सॉलिड था, मैं मोल्टन NaCl में कैसे बना सकता हूं? उसको गर्म करके मैं करता गया तो ये आयन धीरे धीरे दूर होने लगे। इसका मतलब ये हुआ मोल्टन NaCl के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों केस में बच्चों फ्री आयन अवेलेबल है, फ्री आयन अवेलेबल है। अब मुझे एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है? बच्चों आज ध्यान रखना तुम ये बात, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन केवल दो रीजन से होता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फ्री आयन होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो सकता। तो बच्चों आयनिक कंपाउंड के बारे में क्या कहा जाता है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते। बच्चों अगर मेरे पास एक बहुत सारा NaCl है सॉलिड स्टेट में, और अगर मैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो बच्चों उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए हमें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन की जरूरत पड़ती है, उनमें से कोई भी नहीं है यहां पे, ठीक है। यहां तक की बात। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करूं इस सॉल्यूशन के अंदर से, मैंने पानी के अंदर NaCl मिलाया हुआ है, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो बड़े आराम से पास होगी, क्यों? क्योंकि यहां फ्री आयन है। इसके अंदर से अगर पास करूंगा तो यहां भी बड़े आराम से पास होगी, क्योंकि यहां भी फ्री आयन है। तो बच्चों यहां से हमने एक बात सीखी कि सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। कब करते हैं? या तो एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में। एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट में क्या हो जाता है? वहां फ्री आयन अवेलेबल होंगे। तो मैं यहां एक बात लिख रहा हूं बच्चों, आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू absence of ion, but in aqueous solution and molten state they conduct electricity due to free ion। फ्री आयन की वजह से एक्वस स्टेट में और मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। समझ में आ गई बात बच्चों? तो बच्चों हमने ये पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ
आयोनिक कंपाउंड, हमने आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आयोनिक कंपाउंड खत्म हो गया है। बच्चों अब इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। देखो जरा वो लास्ट टॉपिक क्या है, फिर हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी और ओवरऑल हमारी 3 यूनिट खत्म हो जाएगी केमिस्ट्री के अंदर, फिर केवल 2 यूनिट बचेगी हमारी। बच्चों अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अलॉय, और तुमने सुना भी है अलॉय के बारे में। तुम्हें बता दूं अलॉय होती क्या है, 2 या 2 से ज्यादा मेटल को अगर हम आपस में मिला दें, जरूरी नहीं है मेटल ही, मेटल और नॉन मेटल को भी हम आपस में मिला सकते हैं, उनका होमोजीनियस मिक्सचर जो बनेगा बच्चों उसी को हम बोलते हैं अलॉय। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, द होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more metal or metal and non-metal, ये भी हो सकता है, is known as alloy। इसी को हम alloy बोलते हैं। जैसे अलॉय के मैं एग्जांपल लिखूं, ब्रास, ब्रोंज, स्टील भी एक अलॉय है। ठीक है, ये अलॉय के एग्जांपल हो गए। बच्चों अगर मैं अलॉय की क्लासिफिकेशन देखूं कि अलॉय कितने टाइप की होती हैं, तो बच्चों अलॉय जो होती है वो मेनली 3 टाइप की होती है। एसएसटी के अंदर वैसे आया होगा तुम्हारा ये अलॉय जो है हमारे पास बच्चों 3 टाइप की होती है। एक होता है फेरस अलॉय, दूसरा होता है बच्चों नॉन फेरस अलॉय, और तीसरा होता है बच्चों एमलगम। अलॉय जो होती है वो 3 टाइप की होती है, फेरस अलॉय, नॉन फेरस अलॉय और एमलगम। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों फेरस अलॉय क्या होगी। जैसे तुम्हें नाम से ही नजर आ रहा है फेरस, बच्चों फेरस किसको डिनोट करता है, आयरन को डिनोट करता है। ठीक है, ऐसी अलॉय जिसका मेन कंस्टिट्यूएंट आयरन हो उसको हम बोलेंगे फेरस अलॉय। तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं, द अलॉय इन विच मेन constituent is iron known as ferrous alloy। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फेरस अलॉय बोलेंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं फेरस अलॉय के एग्जांपल की, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टील। स्टील के अंदर क्या होता है, आयरन होता है, Fe होता है लगभग 99.95% और कार्बन होता है 0.05%। स्टील के अंदर बच्चों ये होता है। स्टील एक अलॉय होती है कार्बन और आयरन की, लेकिन आयरन उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको फेरस अलॉय बोलते हैं। ठीक है, इनके अलावा एक होता है मैग्नीज स्टील। बच्चों एक मैग्नीज स्टील भी होता है, और मैग्नीज स्टील के अंदर जो आयरन होता है बच्चों लगभग 86% होता है। मैग्नीज Mn से डिनोट करते हैं मैग्नीज को, मैग्नीज 13% होता है और कार्बन लगभग 1% होता है। ये होता है बच्चों मैग्नीज स्टील। अच्छा, इनके अलावा एक और स्टील होता है निकल स्टील। अगर मैं निकल स्टील की बात करूं तो निकल स्टील के अंदर आयरन होता है लगभग 96 से लेके 98% और कार्बन होता है 2 से लेके 4%। कार्बन कितना होता है, 2 से लेके 4%। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात। अब सुनो आगे, इसके बाद जो हमारा सेकंड है, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है नॉन फेरस अलॉय। नंबर 2 क्या है, नॉन फेरस
एलॉय। अगर मैं नॉन फेरस एलॉय की बात करूं तो देखो तुम्हें सीधा सीधा नजर आ रहा है, नॉन फेरस यानी कि जिनका मेन कंस्टिट्यूएंट आयरन नहीं होगा उनको बोलते हैं नॉन फेरस एलॉय। तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं द एलॉय इन विच मेन कंस्टिट्यूएंट is other than iron is known as non ferrous alloy। बच्चों हम इसको बोलते हैं नॉन फेरस एलॉय। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ब्रास। सुना है तुमने ब्रास के बारे में? ब्रास में बच्चों कॉपर होता है 80% और जिंक होता है 20%। अच्छा, एक है ब्रोंज। तुमने सुना है ना ओलंपिक में मिलता है ब्रोंज मेडल। उस ब्रोंज में क्या होता है बच्चों? उस ब्रोंज में कॉपर होता है 90% और टिन इसका नाम है टिन होता है 10%। अच्छा, तुमने सुना होगा सोल्डर, जो वायर होती है जो बाइंडिंग में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिशियन जो होता है वायर की बाइंडिंग के लिए सोल्डर वायर का यूज करते हैं। सोल्डर के अंदर बच्चों टिन होता है 50% और पीबी होता है लेड होता है बच्चों 50%। दोनों 50-50% होते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारे पास बच्चों नॉन फेरस एलॉय। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास नंबर 3 एमलगम। अब एमलगम क्या होता है? ध्यान रखना, अगर किसी के साथ एमलगम लगा हुआ है ना, इसका मतलब वो एक अलॉय है और वो अलॉय बनाई गई है मरकरी के अंदर। बच्चों एमलगम वर्ड हम मेनली मरकरी के लिए यूज करते हैं, यानी कि एक ऐसी अलॉय जो बनाई गई है मरकरी के अंदर, उसको हम बोलते हैं बच्चों एमलगम। तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं द अलॉय विच कंटेन mercury is known as amalgam। जैसे सोडियम एमलगम का मतलब क्या होता है? सोडियम एमलगम का मतलब होता है बच्चों सोडियम को मरकरी के अंदर मिलाया हुआ है, और सोडियम एमलगम को डिनोट करते हैं NaHG से। Na का मतलब सोडियम, Hg का मतलब मरकरी। अच्छा, जिंक एमलगम ये भी एक अलॉय है। ठीक है, जिंक और मरकरी की, जब जिंक को मरकरी के अंदर डिसोल्व करके अलॉय बनाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिंक एमलगम। ठीक है, यहां तक की बात बच्चों। अब सुनो अगली बात क्या है, अलॉय हम बनाते क्यों हैं? क्यों बनाते हैं अलॉय? जैसे अगर हम बात करें स्टील की, तो देखो स्टील के अंदर 99.95% आयरन है, तो आयरन से ही काम चला लेते। हमने स्टील क्यों बनाया? तो बच्चों अलॉय बनाने के जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होते हैं? अलॉय हम इसलिए बनाते हैं ताकि हार्डनेस बढ़ सके, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ सके, कोरोजन के चांस कम हो सके। जैसे आयरन का कोरोजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं स्टील का कोरोजन बहुत कम चांस होते हैं कोरोजन के। तो बच्चों अलॉय जो बनाई जाती है वो किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए बनाई जाती है। जैसे आयरन का कोरोजन बड़े आसानी से हो सकता है लेकिन स्टील का नहीं हो सकता, इसका मतलब आयरन की प्रॉपर्टीज को कहीं ना कहीं हमने इंप्रूव कर दिया। ठीक है, अब आप समझ गए हो तुम? क्लियर है? तो बच्चों ये यूनिट हमारी यहीं पे खत्म हो गई। हालांकि इसका एक बड़ा पोर्शन, लगभग 4 से 5 लेक्चर का पोर्शन सीबीएसई ने तुम्हारा हटा दिया है इस साल सिलेबस से, इसीलिए हमारी ये यूनिट जल्दी खत्म हो गई है। तुम सोचोगे कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं हमें स्टार्ट किए हुए इस यूनिट को, बहुत ज्यादा वर्क इसके अंदर आया भी नहीं था और इतनी जल्दी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि यहां से जो हमारा 30% सिलेबस खत्म हुआ है, कम हुआ है सिलेबस, उसमें स्टार्टिंग की 2 यूनिट से किसी तरह का कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया, लेकिन इस यूनिट से एक मेटलर्जी वाला प्रोसेस हटा दिया, जो कि 2 से 3 लेक्चर का हमारा टॉपिक था, जिसमें हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते थे कि मेटल को किस तरीके से बनाते हैं। उसको इसलिए हटा दिया गया बच्चों क्योंकि वो एज इट इज हम 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे।
तो इसलिए यहां से उसको हटा दिया गया है। हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तो एक नई यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों, अपना काम कंप्लीट करके वर्कशीट जो मैंने भेजी हुई है उसकी पीडीएफ और इस यूनिट के नोट्स की पीडीएफ दोनों भेजोगे आप मुझे लगभग 2 दिन के अंदर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।